हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे 20 क्वेश्चन में आप कितना सक्सेस कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 7वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 7वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 126 है। अच्छा, सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर आइसलैंड है। और सबसे नीचे कौन है, तो पाकिस्तान 146 रैंक पर है। वहीं 2022 में अगर भारत की रैंक पूछी जाए तो कितनी होगी, तो 2022 में भारत की रैंक कितनी थी, 135 थी। हमारा अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है। तो भारत की कौन सी झील लैगून नहीं है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जब बात मणिपुर की है तो आइए कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर पूर्व भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। अच्छा, मणिपुर में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जानते ही हैं। तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर में है। यह भारत में क्या हुआ, 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत में आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमारा अगला सवाल है, गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुलबर्गा कर्नाटक में बहमनी स्मारक की वास्तुकला का कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन। दक्कन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्कन श्रेणी क्या है, तो दक्कन शैली को डिजाइन की सादगी होती है, मेहराबों के उपयोग और विशिष्ट सजावटी तत्वों में देखा जा सकता है। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, गुलबर्ग का किला और जामा मस्जिद जो दक्कन स्थापत्य शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं बोलोमीटर, तो बोलोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है, यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण की शक्ति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किसी निश्चित स्तर से ऊपर की किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है। वही अगर हमारा बात चेन्नई की जाए तो चेन्नई क्या है, तो चेन्नई कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और यह कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अगर बात हमारी विशाखापट्टनम की जाए तो विशाखापट्टनम कहाँ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और जापान को लौह अयस्क के निर्यात से संबंधित है। जब बात तूतीकोरिन की हो रही है तो तूतीकोरिन कहाँ है, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत में एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। और इसकी विशेषता है कि यह उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से संबंधित है। अगला सवाल है, 2023 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय क्या है। तो 2023 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लीगेसी, लाइफ सॉलिडेटरी, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेटरी। और अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, लाइकोपीन। लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। तो लाइकोपीन वर्णक किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन क्या होती है, तो लाइकोपीन एक कैरोटीनॉइड वर्णक है जो आमतौर पर लाल या गुलाबी फलों या सब्जियों में पाया जाता है। कैरोटीन के कुछ और उदाहरण हैं, तो कैरोटीन के कुछ और उदाहरण हैं, तरबूज, लाल गाजर, पपीता, गुलाबी अमरूद। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है।
तो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। रूस से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली, जबकि रूस से एक और महत्वपूर्ण चीज़ भी ली है, तो वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अच्छा, इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो इंग्लैंड से कानून के नियम, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रदेश रीट। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। जबकि जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी से लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। हमारा अगला सवाल है, टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 274 सेंटीमीटर लंबी। 274 सेंटीमीटर लंबी होती है और 1.525 मीटर चौड़ी होती है, जिसको सतह से 76 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1998 में भारतीय गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1998 में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर उनके काम के लिए आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम और रमन प्रवाह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को बाल श्रम के उपयोग को समाप्त करने के लिए उनके काम के लिए 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी बेहद संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविता के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला सवाल है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव्य जिसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं। कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ होता है। वहीं कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति एक पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के बाहरी आवरण पर स्थित होती है। वहीं बात अगर प्लाज्मा झिल्ली की जाए तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और इसकी प्रकृति अर्ध पारगम्य होती है और यह मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। वहीं प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा घटक है जो इसकी कुल सामग्री का लगभग 55% होता है, और पानी के साथ साथ प्लाज्मा में लवण, हार्मोन और एंजाइम भी होते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? तो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, जबकि लोकसभा और विधानसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। वहीं भारत के नागरिकों की मतदान की आयु कितनी है? तो भारत में नागरिकों की मतदान की आयु है 18 वर्ष। पहले यह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन अधिनियम के अनुसार इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया? तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। वही अगर बात की जाए इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1985 में हुई थी। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब हुई थी? तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में हुई थी। रोजगार आश्वासन योजना, तो रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। हमारा अगला सवाल है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रहार। अग्रहार क्या थी?
तो अग्रहार प्राचीन भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जिसका उपयोग राजाओं या धनी संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के लिए किया जाता था जो पुरोहित जाति के सदस्य थे। वहीं बात की जाए वेल्लन वगाई, तो वेल्लन वगाई का संबंध किससे है? तो वेल्लन वगाई चोल काल के दौरान गैर ब्राह्मणों, किसानों के मालिकों और अन्य लोगों के लिए दान में दी गई भूमि थी। जबकि साला भोग का संबंध किससे था? तो साला भोग चोल काल के दौरान स्कूलों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए दी गई भूमि का अनुदान था। वहीं अगर बात की जाए देवदान की, तो देवदान का मतलब क्या था? मंदिर को दिया जाने वाला अनुदान, जो भूमि के टुकड़े या पूरे गांव को दक्षिण भारतीय संदर्भ में देवदान के रूप में जाना जाता था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना भारत में किसने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का एक अन्य नाम क्या था? तो गुलाम वंश का अन्य नाम मामलुक वंश भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी उदारता के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। साथ ही इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का भी गठन किया था। बात करें गयासुद्दीन बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। साथ ही बलबन ने चहलगानी या चालीसा, जिसे 40 दासों का समूह माना जाता है, बलबन ने नष्ट कर दिया। अच्छा, बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी? तो बाजार नियंत्रण की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जबकि विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। सीवी रमन को सन 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक कहा जाता है। वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव करके हुई थी। हमारा अगला सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति क्या थे? तो एल.एम. सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित समितियों में से एक है। एल.एम. सिंघवी समिति लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर एक समिति है। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़िया। नीलगिरी पहाड़िया टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। नीलगिरी पहाड़िया कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़िया दक्षिण भारत में स्थित है। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। बात करें जोनसार पहाड़िया, तो जोनसार पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो जोनसार की पहाड़िया उत्तराखंड में स्थित है। बात करें जैंतिया, तो गारो, खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मलयालम को कब शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया? तो मलयालम को कब शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2013। वर्ष 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। जबकि बात करें पहली भाषा कौन सी थी जिससे शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भाषा।
तमिल भाषा भारत में वो पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। वहीं वर्तमान में बात करें भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में प्रावधान किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, सिंह। सी हमारा इसका राइट आंसर था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। और मैं आपको फिर बोलूँगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाएँ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।